क्या इस बात को आप मानेंगे कि ममता बनर्जी के सामने पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा चेहरा पेश नहीं कर पाई बीजेपी, इस वजह से उसको इस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? नहीं, हम कभी वहां पर चुनाव किसी बड़े चेहरे के आधार पर लड़ ही नहीं रहे थे। हम वहां पर सैद्धांतिक तौर पर लड़ रहे थे, वहां की अव्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे, वहां के कुशासन के खिलाफ लड़ रहे थे और ममता बनर्जी के उस व्यवहार के कारण लड़ रहे थे और उस राजनीति को हम ध्वस्त करना चाहते थे जो एक साथ को जोड़ करके एक बड़ी राजनीति पूरे देश में बाकी राजनीतिक पार्टियां करती रही, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य राज्यों में हो। हम उसको पूरी तौर से प्रमाणित करना चाहते थे कि पश्चिम बंगाल के लोगों का सोच बदल रहा है और बदलता हुआ दिख रहा है। इसलिए आपका ये कहना है कि ममता बनर्जी क्षेत्रीय पार्टी है, स्वाभाविक तौर से कुछ क्षेत्रीय पार्टियों का अपना एडवांटेज होता है, लेकिन जब राष्ट्रीय पार्टियों की बात आती है और राष्ट्रीय पार्टी जब भी किसी राज्य में प्रवेश कर जाती है जहां उनकी उपस्थिति नहीं है तो बड़े लंबे दौर के लिए वहां रहती है। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे दौर की राजनीति की शुरुआत। एक और सवाल इसी के साथ, चूंकि आज ये जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा अगले ही साल, यानी कि साल 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहां पर ममता बनर्जी को लेकर अभी से तस्वीरें लगातार शेयर की जा रही हैं। अखिलेश यादव उनको बधाई दे रहे हैं, बाकी भी तमाम विपक्षी दल उनकी वाहवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी को कैसे उन्होंने परास्त कर दिया। तो यहां से अब आगे के लिए आप लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। जो 14 के बाद एक ट्रेंड चल पड़ा था कि बीजेपी जहां जाती है वो जीत जाती है, उसको तो कोई हरा नहीं सकता। अब बंगाल के इस रिजल्ट के कारण आगे जगहों पर आप लोगों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। देखिए, वहां पर तो हम पश्चिम बंगाल में तो एक सत्ता पक्ष था जिसको अभ्यस्त करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में तो हमारी सरकार है, उन सब लोगों को एक होकर हमें अभ्यस्त करने का प्रयास करना होगा। और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार ने और योगी जी की सरकार ने और देश के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितना बेहतरीन काम किया है वहां के लोग पूरी तौर से स्वीकार करेंगे। हटाए हुए अवस्था में चाहे वो अखिलेश जी हो या मायावती जी हो या अन्य राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जिसकी उपस्थिति अब नगण्य दिख रहा है, मुझे लगता है कि कोई बहुत संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। और अभी तो 6-8 महीने के बाद वैसे भी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, जिस तरह से असम में हमने वापस अपनी सरकार बना ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कोई हमारे सामने चुनौती नहीं दिख रहा है कि वहां विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं। और इसमें तोड़ जोड़ करके ममता बनर्जी ने कितना वोट उत्तर प्रदेश में होगा और अखिलेश जी का कितना वोट ममता जी के पास पश्चिम बंगाल में था, ये शायद मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा कोई कमीशन आपकी नजर में हो तो हम लोग जानना चाहेंगे। मोदी वर्सेस ऑल का सबसे प्रमुख चेहरा ममता बनर्जी अगर रही थी तो आज क्या पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे उस पर मोहर लगा रहे हैं? बहुत शुक्रिया राजीव जी हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन चूंकि 1 बज गए हैं दोपहर की, 5 घंटे पूरे हो चुके हैं मतदान के, एक बार हम जल्दी से जरा आपको सारे आंकड़े दिखा देते हैं। इस समय जो पश्चिम बंगाल का आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है उसके अनुसार 292 के 292 सारी सीटों जिस पर मतगणना चल रही थी वहां के सारे रुझान हमारे सामने हैं और 204 पर तृणमूल कांग्रेस इस समय आगे नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी 85 पर। अब भारतीय जनता पार्टी इसे नैतिक जीत के तौर पर देखे, ये सोचे कि 3 से 85 पहुंचना कितनी बड़ी बढ़त थी, या फिर क्या यहां पर ये एक करारी हार है। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके खाते में अभी सिर्फ 1 सीट जाती दिख रही है, अन्य के पास 2। तमिलनाडु देखिए, तमिलनाडु में AIADMK भी 100 का आंकड़ा छू चुकी है और DMK जो प्लस है, जो लग रहा था दबदबे के साथ जिसकी जीत होगी, वो 130 पर इस समय आगे है। जहां तक केरल का सवाल है, यह स्पष्ट था कि LDF की सरकार वहां पर रिपीट हो सकती है। 87 सीटों पर वो आगे है, 47 पर कांग्रेस जो दांव लगा रही थी 47 हो गए हैं वो 87 पर जो मौजूदा सीएम है उन पर विश्वास जताया गया है। पुडुचेरी में एनडीए 9 सीटों पर आगे और असम में कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी 81 सीटों के साथ अभी आश्वस्त है कि उसकी सरकार वहां पर बन जाएगी। लेकिन रुझानों में टीएमसी की डबल सेंचुरी लगी है, 204 का आंकड़ा छूती हुई तृणमूल कांग्रेस नजर आ रही है। ममता बनर्जी तीसरी बार अगर बंगाल में सत्ता पर वापस काबिज होंगी तो ये बहुत बड़े संकेत संपूर्ण देश की राजनीति के लिए मिलते हैं। रुझानों में टीएमसी की ये डबल सेंचुरी लग चुकी है। जयंत शाकिर अली टीएमसी से हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं और ममता बनर्जी इस बार तो 200 के आंकड़े के साथ स्वागत कर रहे हैं आपका रुझानों में। आप कुछ देर के लिए गए और देखिए डबल सेंचुरी लग गई है अभी तक रुझानों में। श्वेता जी, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि 1.5-2 घंटा इंतजार करिए, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जो है तृणमूल का आंकड़ा बढ़ते जाएगा
और बीजेपी का ग्राफ जो है नीचे की तरफ गिरता जाएगा। नंदीग्राम का क्या होगा? 5 घंटे बाद भी ट्रेल कर रही है ममता बनर्जी। नहीं, लास्ट मोमेंट तक ममता बनर्जी ही जीतेंगी, इस पर भी हम लोग पूरी तरह से विश्वास रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल की बनेगी ही, और साथ साथ आने वाले दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ और भारत के ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, इसके खिलाफ ममता बनर्जी एक चेहरा बन के भारत में उभरने जा रही है। और भारत के तमाम लीडर, अरे कहीं बनारस से चुनाव तो नहीं लड़ लेंगी? लेकिन दीदी वो बोली थी, बड़ी नाराज हो गई थी नंदीग्राम वाली बात पे कि नंदीग्राम आ रही, उन्होंने कहा कि बनारस की व्यवस्था कर ली जाए। हाँ, तो उनका तैयारी कर लिया जाए, क्योंकि जो है देश की लीडर अब ममता बनर्जी जो है बन के, और बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं कि लीडर हर स्टेट के जो है वो लोग आ रहे हैं कि दीदी आप आगे बढ़ो, हम लोग आपको नेता मानने के लिए तैयार हैं। उसका इंतजार कर लेंगे। अभी हमारी संवाददाता मौसमी सिंह के पास चलते हैं। मौसमी, बताएं क्या खबर है इस समय? मौसमी, आवाज आ रही है? देखिए, जश्न पर प्रतिबंध है, लेकिन यहाँ पर लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं और उसी हिसाब से क्या कार्रवाई की जा रही है उससे जुड़ी हुई खबर है। जो ये देखिए, जो जश्न की तस्वीरें सड़कों की हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से अपील की गई थी कि जितने भी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वो जश्न न मनाएं। जीत की शक्ल में जुलूस निकले कि नहीं, अब बंगाल में देखिए ये तस्वीरें हमारे सामने इस समय आ रही हैं। हरी अबीर खेलने की बात पहले से की गई थी, लेकिन क्या कोरोना के समय में जब इतनी गंभीर स्थिति है, बिना मास्क के, बिना एक दूसरे से दूरी बनाए हुए जश्न तो बनता है। जश्न तो सबके दिलों में होना चाहिए था। इस समय 204 पर तृणमूल कांग्रेस रुझानों में आगे है और लगभग स्पष्ट हो चुका है कि उनकी स्थिति बेहद मजबूत है वहां पर। लेकिन ये तस्वीरें थोड़ा सा परेशान जरूर करती हैं। यकीनन इन तस्वीरों के जरिए इस बात को समझना होगा, टीएमसी के बड़े नेताओं को आगे आकर खुद कहना चाहिए कि कम से कम इस तरह का जश्न वो नहीं मनाएं, क्योंकि ये जश्न मनाने का मतलब है खुद की बीमारी को दावत देना। कोरोना जिस तरह से लगातार पैर पसार रहा है, यकीन मानिए अगर इस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आती हैं तो ये मन को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल कोरोना का विस्फोटक दौर इस वक्त वहां पर भी चल रहा है। जिस तरह के आंकड़े हर रोज सामने निकल कर आ रहे हैं, जश्न मनाना अपने अपने घर में ज्यादा ठीक होगा, ज्यादा बेहतर होगा। वर्चुअली जश्न मनाए तो ज्यादा ठीक होगा। ये जिम्मेदारी खुद टीएमसी के बड़े लीडर्स की है कि वो सामने आकर अपने इन कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को रोके, क्योंकि कोरोना। मौसमी सिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मौसमी, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पुलिस वहां पर पहुंची हुई है ताकि इन लोगों को हटाया जा सके। मौसमी, चित्रा देखिए, ये ठीक ममता बनर्जी के घर के बाहर हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए पुलिस काफी असहाय नजर आ रही है। कुछ अधिकारी जरूर आए थे, वहाँ पे आप देखिए कोशिश कर रहे हैं वो कि भीड़ को कैसे तितर बितर किया जाए, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक इस तरह का जश्न की बिल्कुल अनुमति नहीं है। एक तरफ कोरोना की इससे मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखिए गाजा बाजा पूरा चल रहा है। यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी है वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर पुलिस की कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि तमाम जो पुलिसकर्मी है लगातार कोशिश कर रहे हैं, कई लोग मास्क भी नहीं पहने हुए हैं। और यहाँ पे आलम ये है कि सब बेसुध होके यूं सड़कों पर उतर आए हैं। इधर आप देखिए ट्रैफिक पुलिस के भी कुछ कर्मी और कोलकाता पुलिस के कर्मी यहाँ पे मौजूद हैं, और लगातार यहाँ पे बोला जा रहा है लोगों को कि आप यहाँ से जाइए, आपको इस तरह की जश्न की अनुमति नहीं है। और ये आलम है कि कोलकाता में जहाँ ममता बनर्जी का घर है कालीघाट से, वहाँ पे ये आलम है। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी, कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को भी एहतियात बरतनी चाहिए। जो नियम और कायदे हैं, अगर जो शासन में है वो खुद इसका पालन नहीं करेंगे तो फिर क्या आलम होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पे आप देखिए इस तरफ कैमरा घुमाइए और वो देखिए वहाँ पे भी तमाम कार्यकर्ता मास्क नीचे करके गाजे बाजे के साथ सड़कों पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कुछ यूँ निकल आए हैं। पुलिसकर्मी आपस में सोच रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, जरा बात करने की कोशिश करते हैं। सर, दिस इज नॉट अलाउड, व्हाई इज दिस सो मच गैदरिंग, आर यू ट्राइंग टू रिमूव
हटाने की कोशिश करें। तो पुलिस जाहिर तौर पे सूबे की जो मुख्यमंत्री हैं अभी सत्ता पे दोबारा काबिज होने वाली है और उनके लिए भी ये तस्वीरें बहुत जो है चिंता का विषय होनी चाहिए, सियासतदानों के लिए भी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने पहले भी कहा था कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन होगा, पर उसकी धज्जियां उड़ती हुई यहाँ पे दिख रही है। एक तरफ आपने पश्चिम बंगाल में कोलकाता में लॉकडाउन किया है, दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह से गाजे बाजे के साथ मास्क क्यों नहीं पहने भैया? मास्क नीचे क्यों मास्क नहीं ममता बनर्जी जय, हमरा एटाई जय। पर ममता बनर्जी पर अलाउड नहीं है ऐसा जश्न। जश्न क्यों कर? कोरोना है ना, कोरोना है, ऐसा जश्न नहीं कर सकते ना। मतलब जय मरे गले चिंता नहीं, যদি দিদি জিতে গেছে আমরা মরে গেলে চিন্তা নেই, কিন্তু এই অমিত শাহকে এই মোদীকে দেখার জন্য आप देखिए यहाँ पे इस तरह का जुलूस भी निकाला जा रहा है। आलोक दिखाइए, लोग सुनने को तैयार नहीं कर रहे, हम मरेंगे पर हमें चिंता नहीं है, ममता बनर्जी जीत गई है। पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही है पर पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है, उसकी संख्या भी कम है यहाँ पे पुलिस की। यहाँ पे आइए, उन पुलिस अधिकारी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर, दिस इज नॉट अलाउड, इस तरह की गैदरिंग अलाउड नहीं है, आप लोग हटा की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आलम ये है, एक तरफ कोलकाता नहीं पश्चिम बंगाल के आंकड़े चिंताजनक हैं, लगातार एम्बुलेंस निकल रही हैं और यहाँ पे लगातार जिस तरह की तस्वीर है वो बहुत चिंता का विषय लगातार बनी हुई है। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है और यहाँ पे आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दीजिए, छोटे छोटे बच्चों से लेके महिलाएं और लगातार कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। ये तब है जब कोलकाता में अभी लॉकडाउन पर पुलिस के लिए भी हो जाती है, क्योंकि यही राजनीतिक कार्यकर्ता लंबे समय से यहाँ पर लगातार प्रचार में लगे थे। सबको मालूम था कि जो लड़ाई है बहुत है, महाभीषण है, और इस समय जब तक टॉप लीडरशिप की तरफ से, जब तक ममता दीदी की तरफ से खुद नहीं ये अपील की जाती है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि वहां पर स्थानीय पुलिस किसी भी तरह की आज के दिन खासकर जोर जबरदस्ती कर पाएगी इन तमाम लोगों पर। लोगों को यह समझना चाहिए कि बंगाल में स्थिति इतनी विकट है कि वहां से एक ट्रिपल म्यूटेंट के निकलने की बात हो रही है और इसीलिए उसको बंगाल वेरिएंट भी कहा जाता है कोरोना का। और वो इतनी तेजी से फैल सकता है, इस तरह के भीड़ पनपने का कारण बन सकते हैं उनके। और कोरोना को लेकर हमारी तरफ से भी यही निवेदन है कि अगर लोग वहां पर देख रहे हैं, जश्न मनाइए जरूर। बड़ी मुश्किल से बहुत ही संघर्षपूर्ण यह मुकाबला था और किसी को भी खुश होने का अधिकार तो है, लेकिन आज की तारीख में जहां पर शादियों तक में भी आपको जश्न मनाने के लिए सीमित संख्या रह गई है, वहां पर ऐसा जश्न तो कम से कम सड़कों पर और छोटे छोटे बच्चों के साथ नहीं मनना चाहिए। ये एक नैतिक जिम्मेदारी समूचे देश की और हर राजनीतिक पार्टी की होनी चाहिए। साबिर अली जी, मुझे लग रहा है कि ये टीएमसी की तरफ से भी ये अपील की जानी चाहिए। आपको नहीं थोड़ी सी परेशानी हो रही है ये तस्वीरों को देखकर? अब तो दोबारा तिबारा सत्ता हो ही जाएगी जो आंकड़े कह रहे हैं, लेकिन जब तक ऐसी तस्वीरें रहेंगी तो आप ही लोगों की, वहां की राज्य की समस्या, लोगों की समस्या बढ़ने वाली है। नहीं सविता जी, ये चिंताजनक बात है और लोगों से अपील मैं भी करता हूं और हमारी पार्टी भी अपील कर रही है कि लोगों को जो है घर जाना चाहिए, घर में अपने जश्न मनाना चाहिए। देखिए, कोरोना कलकत्ता नहीं, पूरे भारत में ही कोरोना से बहुत लोगों का जो इतनी दुखद घटना हो रही है, मृत्यु हो रही है, इस पर थोड़ा सा लगाम लगाना जरूरी है। लेकिन तो इसमें जरूरी है ना कि आपके नेता आगे आकर मना करें, क्योंकि आप ही के सामने ये चुनौती आने वाली है। ये बड़ी बात है कि आप लोगों ने प्रचंड तरीके से अब तक के रुझानों में जीत हासिल कर ली है, लेकिन कोरोना का भयावह आंकड़ा और मौत के आंकड़े परेशान करने वाले हैं। ऐसे में ये जिम्मेदारी तो आपके ही नेताओं की है सर। इतना बड़ा प्रचंड बहुमत मिला है, अब उनको ही आगे इनिशिएटिव लेते हुए ये बातें कहनी चाहिए। चित्रा जी, थैंक यू आपका कि आपके वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट पर जो रिपोर्टर है वो भी रिक्वेस्ट कर रही है पुलिस को और बोल रही है। लेकिन देखिए, जनता का एक उत्साह है, लेकिन हमको लगता है वो चंद मिनटों में हो सकता है कि वो सब क्लियर कर दे पुलिस, लेकिन कुछ मतलब कि
मैंने आप समझ सकते हैं सेंटीमेंट की बात को। नहीं, सेंटीमेंट के लिए कह रहे हैं कि आप अपील करें तो बेहतर रहेगा अगर आप अपने नेताओं को ये बता सकें। लेकिन शहनवाज जी, राजनीति की तरफ भी लौटते हुए जी, मौसमी कुछ कहना चाह रही हैं आप? श्वेता, मैं बस तस्वीर दिखाना चाह रही थी आपको कि किस तरह से अभी एक बाइक का पूरा रेला आया है। आप देखिए, कल लगभग 100 बाइक है और ये सिर्फ यहाँ पे इतने लोग नहीं है, लगातार लोगों का जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा है और बाइक्स में लोग निकले हुए हैं, हालांकि मास्क लगाए हुए हैं, पर ये परिस्थिति है इस तरह से तृणमूल का झंडा लेके और लगातार लोग आए चले जा रहे हैं। सड़क में यातायात तो अस्त व्यस्त हो रहा है, पर यहाँ पे लोग जो है वो रुक नहीं रहे। तृणमूल की तरफ से अपील की जानी चाहिए और जाहिर तौर पे यहाँ पे पुलिस प्रशासन को भी थोड़ा सख्त रवैया दिखाना चाहिए, क्योंकि ये मामला स्वास्थ्य से जुड़ा है पूरा। आप देखिए, बाइक से रैलियां निकाल रहे लोग, गाड़ियों से निकल आए हैं सड़कों पर, और इस तरह की स्थिति अमूमन नॉर्मल हालात में तो ठीक थी, पर जब कोरोना का काल है तो मुझे लगता है कुछ जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस को भी बरतनी चाहिए। सारा दारोमदार उनके ऊपर है। लेकिन तृणमूल की तरफ से अभी तो जश्न की ही ट्वीट्स हो रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखाते हुए अगर लोगों को कह दिया जाए तो बेहतर रहेगा सबके स्वास्थ्य के लिए। एक एक दिन बहुत भारी पड़ जाता है। हालांकि ये देखिए, काकोली, डॉक्टर काकोली घोष हैं टीएमसी की नेता, उनकी ओर से मैसेज ट्वीट किया गया है। कांग्रेस की लोकसभा मेंबर हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया है, दीदी ओ दीदी बोलने वाला दादा कहाँ गया, रिजाइन पीएम मोदी, दादागिरी नहीं चलेगा यार, ये बांग्ला है, बंगाल नहीं, इस तरह की अपनी बातें वो कहते हुए यहाँ पर नजर आ रही हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा एमपी हैं बारासात से, उनकी ओर से ये बातें यहाँ पर कही गई हैं। लेकिन अब मैं सीधे आ जाती हूँ, हमारे साथ दो और खास मेहमान, शहनवाज हुसैन जी भारतीय जनता पार्टी के बिहार के मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और दिनेश वार्ष्णेय जी सीपीआई के नेता। शहनवाज जी, मैं आपके पास आऊंगी, 85 पर ही सिमटती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, लेकिन दिनेश वार्ष्णेय जी, सर आपका तो मुश्किल से खाता खुला है, एक पर है, वो भी कब गायब हो जाए पता ही नहीं चलेगा बंगाल में। सर क्या से क्या हो गए आप लोग देखते देखते, ये हालत क्यों बना रखी है बंगाल में, क्या बड़ी वजह रही इसके पीछे? देखिए चित्रा जी, जो सबसे बड़ी 2 वजह रही। एक वजह तो ये रही कि जो आखिर के 3 फेज थे उसमें कोरोना बहुत फैला, और कोरोना में जो मोदी जी और अमित शाह जी की और भारत सरकार की असफलता थी उसको हैंडल करने में, उससे सारा वोट जो है वो ममता बनर्जी के साथ चला गया। दूसरा ये कि जो ममता बनर्जी और बीजेपी की नूरा कुश्ती है, इन्होंने लोकसभा में 18 सीटें जीती, उसके आगे इनकी सीटें कुछ भी नहीं है। और 5 राज्यों में आप देखिए लेफ्ट पार्टीज की तकरीबन 100 सीटें जीतने में आ रहे हैं हम, 90 और 100 के बीच में। उसी तरीके से बीजेपी कितनी जीत रही है? 822 सीटों में से। नाराजगी में वोट आपके पास क्यों नहीं आ सकता था? सीटें जीत रही है आपके पास तो केरला का मॉडल था दिखाने के लिए कि देखो हमने ऐसे किया, जो केरला ने पूरा वोट भी किया है उसी पे, लेकिन आपके पास बंगाल में वो वाला वोट क्यों नहीं आया? वो अब मंथन करेंगे चित्रा जी। हम मानते हैं कि बंगाल में हमारी असफलता है, पर केरल में हमारी बहुत बड़ी सफलता है। केरल में आप देखिए, जिसको कहते थे पेंडुलम स्टेट, वो पेंडुलम स्टेट नहीं, हम लौट के आए हैं, बावजूद इसके कि साबरीमाला में इन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या नहीं किया, कितना पैसा इन्होंने वहां फूका है, कितनी डिस्टर्बेंस इन्होंने की है। पूरा तमिलनाडु में इनकी पिटाई हो रही है, ये देख लीजिए आप। असम में भी इनकी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बस वही है जो पहले थी। उसके बाद आप देखिए इनका क्या हालत है। पूरे बंगाल में क्या है, बंगाल में ये तो उनकी अच्छी स्थिति नहीं है। सर आप एक पर हैं, सर आप उंगली सामने वाले की तरफ उठाएंगे, 3 आपकी ओर इशारा कर रही हैं, आप एक पर हैं, वो भी गठबंधन के साथ पश्चिम बंगाल में। पता नहीं ये एक सीट भी कांग्रेस को जा रही है या पीरजादा की पार्टी को, मैं कंफर्म कर देती हूँ कुछ ही देर में। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, सुपड़ा साफ हो जाना लेफ्ट पार्टी का पश्चिम बंगाल से। नहीं, सुपड़ा साफ तो हमारा नहीं होगा, खैर सुपड़ा साफ तो हमारा नहीं होगा, अभी आने दीजिए और चुनाव। और सुपड़ा साफ सिर्फ असेंबली इलेक्शन से, लोकसभा इलेक्शन से नहीं होता। वामपंथियों की शक्ति हमेशा उनके प्रदर्शन, उनके आंदोलन होते हैं, और अभी भी आंदोलनों में बंगाल में सबसे ज्यादा आंदोलन हम ही लड़े हैं। अब वोट पॉलिटिक्स में क्या हुआ ये देखना पड़ेगा। उसके बाद हम हर व्यक्ति को, हर पार्टी को अपनी कोई ना कोई एक नैतिक जीत जरूर नजर आ रही है शहनवाज जी, और भारतीय जनता पार्टी को 85 के आंकड़े में प्लस 82 नजर आ रहा है, या फिर माइनस जो कि आपका बहुमत से आंकड़ा बन रहा है, वो देख रहे हैं इस समय। खुशी है, गम है? देखिए ये सही है कि जब हम चुनाव के मैदान में जाते हैं तब हम सारी सीट जीतना चाहते हैं और एक टारगेट भी सेट करते हैं। श्वेता जी, आप जब एग्जाम की तैयारी करते थे तो 100 मार्क के लिए तैयारी करते थे, रिजल्ट में 60% आ रहा है कि 87% आ रहा है, ये हमें तय करना है। नहीं तो पास होने की तैयारी तो होती थी ना शहनवाज जी?
जी पास तो हम देखिए 3 से प्लस आप ही का चैनल आपका स्क्रीन में देख रहा हूं अगर तो +82 दिखा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कितना आगे बढ़ी है, लेकिन ये सही है कि ये नतीजे हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं दिख रहे। हम आपका पूरा ये इस वक्त से डिबेट देख रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, अभी बहुत से राउंड की गिनती बाकी है और मुझे उम्मीद है कि टैली हमारी शहनवाज जी बस एक जानकारी अपने दर्शकों को दे दें, आप उसके आगे फिर अपनी बात रखिएगा। जीत के जश्न का चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग की तरफ से मना किया गया था कि कोई भी पार्टी जीतती है लेकिन जीत के जुलूस या जीत का जश्न सड़कों पर इस तरीके से नहीं हो सकता है। मुख्य सचिवों से चुनाव आयोग की तरफ से संपर्क किया गया है, बातचीत की गई है। जश्न मनाने वालों के खिलाफ FIR के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि ये कितना मुमकिन हो पाता है, क्योंकि एक जीतने वाली पार्टी जो कि सड़कों पर उतरकर इस समय जश्न मना रही है, मुझे लगता है कि अगर इनको किसी भी अपील का असर होता है तो वो इनके अपने नेतृत्व का होता है और किसी का नहीं होगा। पता नहीं कौन सी कानूनी कड़ाई इस समय रोक पाएगी इसे। चुनाव आयोग को क्या किस तरीके से इस पर नियंत्रण करना है और जल्दी से जल्दी करना है। अशोक सिंघल इस समय हमारे साथ हैं, बताएं अशोक। देखिए जो सेलिब्रेशन हो रहा है अभी क्योंकि फाइनल रिजल्ट आएंगे रुझानों को देखते हुए, तो एंटीस्टेट करके जो विक्ट्री थी उसको जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है, चुनाव आयोग ने कड़ा नोटिस लेते हुए सभी मुख्य सचिवों को यह आदेश दिया है कि ऐसी सेलिब्रेशन को रोका जाए, लोगों की गैदरिंग को रोका जाए और जो कंसर्न थाना है उसके SHO को सस्पेंड किया जाए, FIR दर्ज की जाए और रिपोर्ट तुरंत दी जाए। और उन्होंने 500 स्टेट के मुख्य सचिवों को ये निर्देश जारी किया है तुरंत प्रभाव से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले से ये निर्देश दे रखे थे कि कोई भी भीड़ नहीं जुटनी चाहिए, कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आज जिसके TMC की रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पे विक्ट्री हो सकती है, एंटीसिपेट करके कोई भी ऐसी जल्द से जुलूस या गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्टेट में हो उसको रोका जाना चाहिए। ये चुनाव आयोग ने कड़ा नोटिस दिया है और तुरंत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। हम आज तक की तरफ से तमाम जो लोग देख रहे हैं उनको और तृणमूल के पूरे नेतृत्व से यही अपील करना चाहेंगे कि ये जश्न जानलेवा हो सकता है। आप कृपा करके कोशिश करें कि लोगों से अपील करके उन सब से इस जश्न को रोकने के लिए कहा जा सके। चुनाव आयोग अपनी तरफ से संज्ञान तो ले रहा है, प्रशासनिक और पुलिसिया कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन इस जश्न को सिर्फ अभी तो कोलकाता की तस्वीरें हैं चित्रा, बाकी इलाकों में भी इस तरह से होगा और उसके लिए मुख्य नेतृत्व ही चल सकता है। अगर ममता बनर्जी अपनी जीत के लिए जो तैयारियां कर रही हैं उसके लिए एक स्क्रीन लगा सकती हैं, तो वो भी संदेश दे रही है कि मैं अभी सार्वजनिक नहीं आऊंगी। तो एक तरह से लोगों को भी समझना होगा, संयम बरतना होगा। जीत है इस समय, लेकिन शायद इस जश्न को थोड़ा सा पोस्टपोन करने की छोटी सी कोशिश सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी तस्वीरें, अपनी बातें लगातार कहती हुई चली आ रही हैं। अगर वो नंदीग्राम के रिजल्ट का इंतजार भी कर रही हैं और अभी सामने नहीं आ रही कार्यकर्ताओं के, लेकिन वो कम से कम एक अपील कर सकती हैं। इसके पीछे की वजह समझिए, ये जितने लोग इस वक्त जश्न में शामिल हैं, ये सब लोग अपनी बीमारी को बुलावा दे रहे हैं। ये उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो हो सकता है बीमार हो जाएं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि बड़े नेता आगे आएं और इन लोगों को रोकें कि अभी ऐसा माहौल नहीं है देश में, आप जश्न मनाइए। जश्न मनाने का आगे मौका बहुत आएगा, लेकिन अभी खुद की जान बचाने का ये मौका है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि TMC के बड़े नेताओं को जल्द से जल्द इस पूरे मामले में गंभीरता से सोचकर तुरंत संज्ञान लेते हुए अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। लेकिन शहनवाज जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, ये 84 सीटों पर ही बीजेपी की सुई क्यों जाकर अटक गई? आप लोग 200 के पार, टोलबाजी, भ्रष्टाचार, टेप लीक किया, तमाम तरह की चीजें हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से खारिज क्यों कर दिया? 2019 वाला भी प्रदर्शन आप लोग दोहराते हुए वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। आपने भी बहुत सारी रैलियां की थी। देखिए चित्रा जी, आप भी वहां बुलेट रिपोर्टर बनकर पूरा बुलेट पे घूमी है, मैं भी वहां काफी कैंपेन हमने किया। इतनी रिस्पॉन्स, इतना लोगों का उत्साह परिवर्तन के लिए लोगों साफ दिख रहे थे। हम 3 MLA की पार्टी थे। हम जब 200 का टारगेट हमने बनाया तो कई बार उस पर लोग कहते भी थे कि कसौटी पर हम अपने टारगेट से कसे जाएंगे, लेकिन लोगों में एक बहुत उत्साह था। लेकिन क्या करें, अगर ममता विरोधी वोट में लगता है कि लेफ्ट और कांग्रेस ने जो वोट काटा वो हमारे ही वोट काट लिया। मतलब जो एंटी ममता वोट था, जो प्रो ममता जी का वोट था, जो दीदी के पक्ष का वोट था, वो एक तरफ वही रहा। ये तो मतलब वही हो गई ना, ये तो घुमाने वाली बात हो गई। आप स्पष्ट तौर पे बताइए ना कि बीजेपी 84 पर, 205 पर इस वक्त तृणमूल कांग्रेस, वो भी तब जब 10 सालों से ममता बनर्जी का वहां पर शासन है।
सत्ता विरोधी लहर का वो सामना कर रही थी। उनके भतीजे का एक ऑडियो लीक हुआ जिसको लेकर आप लोगों ने खूब निशाना साधा, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कोयले के मामले में वहां तक जांच एजेंसी पहुंच गई उनके घर के अंदर पूछताछ करने के लिए। ये सब कुछ काम नहीं आया चुनाव में। नहीं, ये सही है कि वहां मान लीजिए 205 सीट पर अगर वो आगे हैं, इसका मतलब जो भी वहां करप्शन या भ्रष्टाचार हुआ है उससे मुक्ति मिल जाएगी, जो मुकदमे वो खत्म हो जाएंगे। या लोकतंत्र में अगर कोई जीत जाता है तो जो वहाँ जुल्म ज्यादतियाँ थी, जो कोयले में चोरी थी, जो मुद्दे हमने उठाए वो मुद्दों पर कोई जनमत संग्रह थोड़ी था। हमने जो मुद्दे उठाए वो सही मुद्दे उठाए, और ये सही है कि वो वोटों में जो उनका वोट था, जो हम देख रहे थे कि वो काफ़ी कम होना चाहिए, वो नहीं रहा, और उन्होंने जो ध्रुवीकरण करना चाहा वो कर लिया। और हमारे यहाँ जो सर ध्रुवीकरण के जरिए 205 सीटें कोई कैसे हासिल कर लेगा? ध्रुवीकरण नहीं, आप मुस्लिम तुष्टीकरण कहिए। आपको लग रहा है कि 25 से 30% की आबादी 205 सीटें दिलाने में ममता बनर्जी को मदद कर सकती है? मैं उस भरम का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं खुद 6 लोकसभा चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। सिर्फ ऐसे नहीं आपके साथ बैठा, मेरा खुद का अनुभव है। 10 जगह मैं चुनाव प्रचार करता रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि 200 उनको जो आंकड़े मिल गए हैं उसका मतलब नहीं कि उनकी सारी सहमति है। ऐसा नहीं होता कि अगर 70% हिंदू है तो सारे हमें वोट करेंगे, या 30% मुस्लिम है तो सारे उनको करेंगे। लेकिन ये सही है कि वो तुष्टीकरण के राह पे चल रही थी। वो दुर्गा पूजा के पंडाल के लिए, विसर्जन के लिए कोर्ट जाना पड़ता था। ये सब जो सामाजिक मुद्दे थे वो हमने उठाए। शाहनवाज जी, क्या ऐसा है, देखिए बीजेपी कई दफा अपनी तरफ से ये कहती है कि हम बिना सीएम के चेहरे के जाते हैं, मोदी जी के चेहरे पर वो वोट पड़ता है। लेकिन जब भी कोई सामने बहुत ही सशक्त चेहरा रहता है, जैसे अगर आप दिल्ली ले लीजिए जहां पर अरविंद केजरीवाल का चेहरा रहता है, वहां सामने अगर आप चेहरा नहीं देते हैं तो लोगों को विकल्प समझ नहीं आता। नकारे तो हम स्वीकारेंगे किसे? यहां पर कहीं ऐसा आपको लग रहा है कि एक बांग्ला चेहरा न होना, एक धरती पुत्र या पुत्री न होना आपका नुकसान कर गया? देखिए, ये सही है कि कई जगह जब हम उम्मीदवार, जैसे यूपी में हमने नहीं बनाया, हमने मध्य प्रदेश, यहाँ महाराष्ट्र में नहीं बनाया था, हरियाणा ने नहीं बनाया, तब भी हम जीते थे। लेकिन यहाँ ये सही है कि हमने किसी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया था। एक सामूहिक नेतृत्व में, कलेक्टिव नेतृत्व में बंगाल के लोग चुनाव लड़ रहे थे। लड़वाने वाले लोग हो सकते हैं। अगर प्रशांत किशोर ममता जी को लड़ाने बिहार से चले जाएं तो वो अंदरूनी हो जाएं, और शाहनवाज हुसैन अगर बिहार से जाके वहां प्रचार करने चला जाए तो वो बाहरी हो जाए। ये तर्क नहीं होता, लेकिन वो ये तर्क दे रही थी लोगों को, हमें बाहरी बता रही थी। बांग्लादेशी जो घुसपैठ करके आए हुए हैं वो स्थानीय हो गए और हम अपने देश में बाहरी हो गए। ऐसा थोड़ी होता है। जनता किसकी बात को स्वीकार कर ले, उसकी बात को समझ ले, छोटे से सही है, जीत कौन समझाने में कामयाब हो जाए। लगभग साफ हो चुका है आपका फैसला। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरीके का अब तक प्रदर्शन किया है, 200 पार पहुंच गया उनका आंकड़ा। 206 पर तृणमूल, भारतीय जनता पार्टी 83 पर, लेफ्ट प्लस 1 यानी लेफ्ट कांग्रेस सबको मिलाइए, और अन्य 2 पर आगे इस समय नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर 292 सीटों की बंगाल की जो तस्वीर है उसमें तीसरी बार ममता की ही सरकार, ऐसा नजर आ रहा है। और बाकी इलाकों की भी जो तस्वीर है वो देख लीजिए। पुडुचेरी में एनडीए, तमिलनाडु में डीएमके, हालांकि एआईएडीएमके ने बहुत कड़ी फाइट दी है 101 सीटों पर रुझान में आगे। असम में भारतीय जनता पार्टी 81, उसने पिछली बार के अपने प्रदर्शन को बेहतर किया है। यहां पर कांग्रेस प्लस 45, और साथ ही जो केरल है वहां पर लेफ्ट की सरकार रिपीट होती हुई दिख रही है। ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई थी कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आज तक के अपने इतिहास का क्या सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए वहां पर सत्ता में आ पाएगी, क्योंकि पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक रखी थी। लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी ने खेला कर दिया है और उनकी पार्टी शानदार तरीके से 206 पर रुझानों में अपनी बड़ी बढ़त के साथ आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 83 पर बीजेपी यहां पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पेंच फंस गया है नंदीग्राम की सीट को लेकर। हालांकि बीच में खबर जरूर आई कि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी आगे हो गई, तो कभी आगे कभी पीछे। नंदीग्राम पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन ममता बनर्जी एक बार फिर से हैट्रिक लगाने जा रही हैं, पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रही हैं। कम से कम अब तक के ये आंकड़े स्पष्ट तौर पर इस बात को बयां करते हैं।
यकीनन जिस तरह का मुद्दा बीजेपी की ओर से उठाया गया था, 10 सालों के उनके कुशासन का, ये कहा कि कोई काम दीदी की ओर से नहीं किया गया है, टोलबाजी का कि बिना पैसे दिए कोई भी काम वहां पर नहीं होता है। जय श्री राम का नारा दरअसल पश्चिम बंगाल में, आपको बताते चले, ममता बनर्जी को एक तरह से उकसाने का नारा बन गया था। वो नारा भी वहां पर काम नहीं किया और ममता बनर्जी के पक्ष में जाती हुई कई बड़ी बातें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, महिला वोटरों ने एक बार फिर से दीदी के पक्ष में जबरदस्त तरीके से मतदान किया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मुसलमानों ने यहां पर शानदार तरीके से ममता बनर्जी के पक्ष में, जैसा कि 2019 में भी उन लोगों की ओर से किया गया था, 70 से 75% एक मुश्त वोट ममता बनर्जी को गया है। और तीसरी बात ये, ममता बनर्जी बाहरी वर्सेस बंगाली वाली बात को बता पाने में कामयाब रही हैं। बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे और यकीनन उन होर्डिंग्स के जरिए ममता बनर्जी एक बड़ी तस्वीर पश्चिम बंगाल में खींच पाने में कामयाब हुई है। इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जो आज सुबह से ही बने हुए हैं, संजय कुमार जी मौजूद हैं, शहनवाज हुसैन जी और शाकिर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन शहनवाज हुसैन जी, चूंकि बारी आप ही की है, कटघरे में आप ही इसलिए खड़े हैं क्योंकि बार बार डंके की चोट पर 200 के पार का नारा देना, ममता बनर्जी के 10 सालों के शासन को बार बार टारगेट करना, ये कहना कि धरती पुत्र ही होगा मुख्यमंत्री, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं आया और ममता बनर्जी ने अकेले अपने बलबूते तमाम बड़े बड़े आपके दिग्गजों को यहां पर मात दे दी है। शहनवाज जी, आप भी उसमें एक शामिल हैं जो जगह जगह जाकर माहौल बना रहे थे, लेकिन काम नहीं आया वो सब कुछ। शहनवाज हुसैन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल जी, ये बात सही है कि बंगाल में हमने पिछली बार से, अगर आपके स्क्रीन पर भरोसा करें तो तृणमूल -3 है और बीजेपी +80 आप दिखा रहे हैं। तो हमने एक बड़ी लड़ाई वहां पर लड़ी है और जब हम टारगेट तय करते हैं, हम कोई जब भी चुनाव के मैदान में जाते हैं तो अब टारगेट तय करते हैं कि हम इतना % नंबर लाएंगे और ठीक है कि हमें वो सीटें, हम क्या कहते हैं कि हम 83 है, 3 की जगह हम मतलब 10% बढ़ेंगे, 50% बढ़ेंगे। हाँ। नहीं, मैं अभी भी जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, अगर नंदीग्राम में दीदी हार नहीं स्वीकार कर रही तो बंगाल में मैं क्यों हार स्वीकार कर लूंगा? अगर बंगाल नंदीग्राम में जो सबसे बड़ी सेनापति है, का इंतजार कर रही हैं आप, ममता बनर्जी का इंतजार कर लीजिए। अगर ममता जी नंदीग्राम का इंतजार मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए बीजेपी पे बहुत ज्यादा अनफेयर ना होते हुए मैं सीधे तौर पर समूचे देश की जो 5 राज्य हैं उसकी तस्वीर आपके सामने रखती हूँ। असम में आपने रिटेन कर लिया, आपने पुडुचेरी में एक तरह से खिड़की खोल ली। नहीं, रुकिए, नंदीग्राम से भी खबर आ रही है हमारे सामने, आगे हो गई है ममता, आगे हो गई है, नंदीग्राम से आगे हो गई है ममता बनर्जी। यानी कि 3 दौर तक जो मतगणना चल रही थी उसमें शुभेंदु अधिकारी आगे थे, लेकिन अब थोड़ा बाजी पलटती हुई दिख रही है। और हम आपको बता रहे थे नंदीग्राम 1, नंदीग्राम 2, ये 2 डिस्टिंक्ट इलाके हो जाते हैं जिसके जो वोटरों का प्रोफाइल है वो बहुत अलग हो जाता है, ध्रुवीकरण के हिसाब से उसको समझिए। और ममता बनर्जी को जहां से वोट पड़ते हैं, जहां से ज्यादा उनको वोट मिलने वाले थे, वहां की मतगणना ऐसा बताया जा रहा था कि अभी वहां की शुरू नहीं हुई थी और अब वहां से जैसे डेटा हमारे सामने आ रहा है उसमें 2700 वोटों से 2700 वोटों से आगे हो गई हैं। अभी तक 4500 वोटों से पीछे चल रही थी, उसके बाद 7000 तक भी शुभेंदु आगे पहुंचे, लेकिन 2700 वोटों से आगे निकल गई हैं। शहनवाज जी, श्वेता जी, मैं ये कह रहा हूँ, आप ही ने बताया कि एक नंदीग्राम 1 है और 2 है, एक में हम मजबूत हैं, एक में वो मजबूत हैं। हो सकता है कि जहां हम कमजोर हैं वहीं की गिनती हो रही हो, या तो आप इसको कहिए तो पूरा क्लियर करके कहिए, पूरा पता करके कहिए, क्योंकि मैं तो अपने रूम में बैठकर डिबेट कर रहा हूँ। अभी तक 7000 तक तो अच्छे से स्वीकार कर रहे थे आप लोग कि हाँ वो पीछे चल रहे हैं। कह रहा हूँ ना कि हो सकता है कि हमारा वाला बेल्ट अब खुलने वाला हो, तो अब क्या होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन कांटे का मुकाबला है। और बंगाल में अच्छा, ये 205 जो है तृणमूल कांग्रेस की, 84 बीजेपी की, इसमें भी कुछ परिवर्तन देख रहे हैं क्या आप? अब इंतजार के मूड में हैं? जो 17 राउंड होने हैं, कहीं 20 राउंड होने हैं, तो आप चाह रही हैं कि हम रिजल्ट की गिनती मान लें, शाम में आपके साथ जुड़ेंगे तो पूरी डिबेट कर लेंगे। अभी जब तक काउंटिंग जारी है, मैं लोकसभा के चुनाव में खुद ही 10 दिन प्रचार बाहर अपने चुनाव में कर रहा था और लेस देन 1% वोट से रह गया लास्ट राउंड में जाके। तो मैं जानता हूं इन चीजों को, मैंने खुद झेला हुआ है। तो अगर आप समझते हैं कि 7 राउंड में है और ममता जी की टैली अगर दिखा रही है तो हम अभी तुरंत स्वीकार करें। ये सही है कि उनकी टैली हमारी उम्मीद से ज्यादा है,
हमारी टैली हमारी उम्मीद से कम है। स्वीकारिए ना शहनवाज जी की हार हो गई, हमसे गलती हो गई, हमने जो उम्मीदें की थी उन उम्मीदों पर हम खरे नहीं उतर पाए। ममता बनर्जी को हमने हल्के में ले लिया। अब इस बात को स्वीकारिए, अब तो जो जीता वही सिकंदर। शहनवाज जी इतना बड़ा दिल तो दिखाइए कम से कम। हम बड़ा दिल दिखा रहे हैं ना। 3 से 84 पहुंचने पर भी आप हमें हारा हुआ बता रही है। 3 से 84 पहुंचने पर प्लस 81 आप दिखा रही हैं अपने स्क्रीन पर, -4 उनको दिखा रही है। अगर पुराने रिजल्ट से तुलना करेंगे तो इतना तो बड़ा दिल आप भी रखिए ना कि हमने परफॉर्मेंस को कितना इम्प्रूव किया है, हमारे कार्यकर्ता कितनी शिद्दत से लड़े हैं, हमने शहादत दी है, हमने बंगाल की लड़ाई को मजबूती से तुलना करेंगे तो। लेकिन 2019 भी तो देखें, जब आपने 121 पर लीड हासिल की थी, वो 121 भी नहीं पा पाया 2 ही साल के भीतर। 2019 में मैंने देखा, अभी मैं कश्मीर के जब चुनाव में था तो लोग कहते थे, जो हमें वोट नहीं भी दे रहे थे, कह रहे थे मोदी से अच्छा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर एक अलग बात होती है, उसकी तुलना हम नहीं कर रहे हैं। ये विधानसभा का चुनाव है। हम ये जरूर कह रहे थे कि लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट था, लोगों में जुनून था। मोहब्बत जब बढ़ जाती है तो उसको जुनून कहते हैं। चलिए, वो बीजेपी से मोहब्बत और वोट के बीच शायद थोड़ा सा फासला लग रहा है अभी। लेकिन संजय जी ये बताइए कि अव्वल तो ये कि जिस तरीके से मतगणना चल रही है उसमें इस पड़ाव पर हम कितना पक्का माने इस परिणाम को। दूसरा, बीजेपी की अगर ओवरऑल तस्वीर देखें तो शहनवाज जी जो कह रहे हैं उसमें कितनी आपको सही चीज लग रही है कि उन्होंने गेन किया, 3 से 84 पहुंचे या 85, जो भी आंकड़ा जैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, या फिर असम में बीजेपी की जीत, या पुडुचेरी में उनकी दक्षिण की खिड़की खोलना, तमिलनाडु में एआईएडीएमके का 100 और उससे ऊपर तक टच करते रहना, उनके लिए कैसा, मतलब खुशी भी है, आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही ऐसी कोई विजय नहीं है जिस पर जश्न करके ताल ठोकी जा सके। नहीं श्वेता जी, आप ठीक कह रही हैं कि ऐसी तो कोई विजय नहीं है जिसपे ताल ठोका जाए। लेकिन शहनवाज जी बार बार कह रहे हैं कि आप हमें हारता हुआ क्यों दिखा रही हैं। हम 3 हमारे स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे प्लस हम 81 या 82 हैं, 3 सीटों से वे कंपेयर कर रहे हैं। और शहनवाज जी ने यह भी कहा कि आप क्यों कह रहे हैं कि हम हार रहे हैं। लेकिन शहनवाज जी, किसी भी सूरत में आप 84 सीट लेकर के जीत तो नहीं रहे, इस बात को तो स्वीकार करना होगा। दूसरी बात श्वेता जी, आपने पूछा ये जो 4-5 राज्यों में जो चुनाव, जो अभी जो मतगणना हो रही है, उससे जो रुझान आ रही है, कितने बदल सकते हैं, इसको हम कब माने कि ये एक तरह से निर्णायक हो गई है। मुझे लगता है 4-5 राज्य में जो भी अभी ट्रेंड आ रहे हैं, भले ही कहे हम कि 5 राउंड हुए, 6 राउंड हुए, हम सब जानते हैं कि मतगणना जो होगी वो 16, 17, 18, 20 राउंड होंगे। लेकिन अगर 6-7 राउंड के बाद ट्रेंड बरकरार है, कोई कारण नहीं है कि मैं ये मानूं कि किसी भी राज्य में ट्रेंड बदलने वाला है। जीत हार का ट्रेंड किसी राज्य में नहीं बदलेगा। जिन जिन राज्यों में जिस पार्टी ने बढ़त बनाई है उसी पार्टी की जीत होगी, भले ही जीत हार का फासला अलग हो जाए। कहीं अगर अंतर अभी 50 सीटों का है तो वो घट के 40 हो सकता है, वो 50 का 55 भी हो सकता है। लेकिन किसी राज्य में मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि जो पार्टी जीत रही है वो अल्टीमेटली शाम 7 बजे वो पार्टी हार जाएगी। ऐसी स्थिति कहीं नहीं। ठीक है, हमारे साथ शाकिर अली भी जुड़े हुए हैं और साथ ही दिनेश वार्ष्णेय जी। अब चूंकि बीजेपी के नेताओं की लगातार यहाँ पर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, एक ट्वीट दिख गया मुझे, इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। राकेश सिन्हा जी हैं, सहयोगी हैं शहनवाज हुसैन साहब के और राज्यसभा सांसद भी हैं, वो लिखते हैं, दूसरे की एक आंख फोड़ने के लिए अपनी दोनों आंखें फोड़ लेना, ये कहावत हम सुनते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा को रोकने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ने इस बात को वहां पर चरितार्थ कर दिया है। तो ये स्थिति बन गई है क्या आप लोगों की? और देखिए, एक ही सीट पर आपकी सुई वहीं पर अटकी हुई है। वार्ष्णेय साहब देखिए चित्रा जी, एक बात सुनिए, हम ये मानते हैं कि पश्चिमी बंगाल में हमें बहुत भारी नुकसान हो रहा है, पर ये कह देना आंख फोड़ ली और दोनों फोड़ ली, ये वो राकेश सिन्हा जी का अपना मत हो सकता है। परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि 812 सीटें 5 राज्यों में बीजेपी कितनी जीत रही है, ये बता देना। मोदी शाह और अमित शाह का हाल मानेंगे नहीं मानेंगे ये? चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो त्रिपुरा, चाहे वो केरल हो, चाहे वो कर दीजिए। यानी कि आप बीजेपी को हराने के लिए आपने मैदान खाली छोड़ दिया पश्चिम बंगाल का कि बीजेपी हारे टीएमसी जीते। देखिए, हमने खाली नहीं छोड़ा। ब्रिगेड परिडार मैदान की जो इलेक्शन रैली हुई थी वो सबसे बड़ी रैली हुई थी, परंतु जिस तरीके से आखिर के 3 चरणों में कोरोना महामारी से मोदी जी की असफलता पूरे देश में पता लगी, उससे पूरी वोट एकदम सीधी की सीधी ममता बनर्जी की ओर शिफ्ट हो गई।
उससे हमें भारी नुकसान हुआ है। दूसरा, बीजेपी और टीएमसी दोनों नूरा कुश्ती शुरू से खेल देते कि लेफ्ट को और कांग्रेस को रोकना है। काश की कोरोना को लेकर ऐसी संजीदगी होती, विचारधारा देश में वोट दिए जाते या खिलाफ दिए जाते, जो जश्न की तस्वीरें हैं वो बड़े बहुत परेशान करने वाली हैं वहां पर। लेकिन अभी जो बैठक हुई है कोरोना पर, प्रधानमंत्री की जो बैठक हुई है, उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं और ये फैसले हम आपको बताते हैं कि संसाधनों के जो प्रभावी इस्तेमाल पर विचार हुआ है। खास तौर पर संसाधन है लेकिन सही समय पर, सही जगह पर, सही क्वांटिटी में नहीं पहुंच रहा है, तो संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल कैसे किया जाए। कोविड ड्यूटी में मेडिकल छात्रों को लगाया जा सकता है, यह फैसला वहां पर उस बैठक में हुआ है। एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। एनईटी परीक्षा पर भी बैठक में चर्चा हुई है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ये तमाम जो फैसले लिए गए हैं, ये जो विचार किया गया है इस पर, ये अभी चर्चा का विषय था या इसे सीधे तौर पर लागू करने के आदेश हैं? देखिए, बिल्कुल चर्चा करने के बाद ये कहा जा सकता है कि अब ये इम्प्लीमेंट होगा और ये हमारे जो सूत्र बता रहे हैं फैसले हो गए हैं, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है। यानी कि जो एमबीबीएस के फाइनल ईयर के छात्र हैं उनको लगाया जाए, कोविड सर्विसेज दें, जो लोग कोविड के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर से, उनको भी लगाया जाए। और साथ ही साथ नीट की परीक्षा को टालने को लेकर क्या हो सकता है उस पर विचार करना। तो ये सारी चीजें हैं और जो इक्विपमेंट है, जो संसाधन है, वो सही जगह पे सप्लाई क्यों नहीं हो रहे हैं, उसको कैसे स्मूथ किया जाए और कैसे तेजी लाई जाए कि सही जगह पर सही जगह। हिमांशु, सबसे बड़ी बात तो ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर है। ये जो संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की बात कही जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए जो टैंकर चाहिए उसकी उपलब्धता नहीं है, जबकि इस देश में ऑक्सीजन की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि तमाम स्टील प्लांट ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, लेकिन टैंकर नहीं होने के कारण वो जगहों पर पहुंचाए नहीं जा रहे हैं। तो क्या इसको लेकर तत्काल कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि ऑक्सीजन के कारण किसी भी मरीज की जान नहीं जाए? देखिए, मैंने आपको सुबह भी यही बताया था चित्रा, की ऑक्सीजन के कारण किसी की मृत्यु ना हो, कम से कम ये सरकार की प्रायोरिटीज में है और सरकार इसी कोशिश में लगी हुई है कि ऑक्सीजन के साथ साथ जितने इक्विपमेंट हैं, मेडिसिन हैं, वो सही जगह पर सही टाइम पे जो भी पेशेंट्स हैं उनको मिले। और सरकार की दूसरी प्रायोरिटी ये है कि कोविड के केसेस जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, 4 लाख केस कल आए थे, आज 3,92,000 है, रिकवरी रेट को कैसे बढ़ाया जाए उस पर भी सरकार की प्रायोरिटी। और आज देखिए तो 3 लाख से ज्यादा रिकवरी जो है पेशेंट हुए। तो ये कहा जा सकता है कि एमबीबीएस के छात्रों को कोरोना ड्यूटी में लगाए जाने का मतलब सीधा क्या ये माना जाए, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी कई जगहों पर देखी जा रही है, बेड हमने बना लिए, नए नए टेम्पोररी हॉस्पिटल खड़े कर लिए हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं हैं और जो डॉक्टर हैं वो थकते हुए चले जा रहे हैं। क्या इसके मद्देनजर अब जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको लगाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द कम से कम शुरुआती लक्षणों वाले या कम लक्षणों वाले जो पेशेंट हैं उनको ठीक करने की जिम्मेदारी उनको सौंपी जा सके? देखिए, बिल्कुल यही चीज है कि क्योंकि बेड तैयार हैं, पेशेंटों की लगातार संख्या बढ़ रही है, डॉक्टरों की कमी है और जो डॉक्टर हैं वो भी कहीं ना कहीं संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर डॉक्टर संक्रमित हो जाएंगे तो वो कैसे मेडिकल सुविधाएं या मेडिकल सर्विसेज दे पाएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार का ये एक बड़ा फैसला है कि जो एमबीबीएस के फाइनल ईयर के छात्र हैं उनको मेडिकल सर्विसेज में लगाया जाए। जो और अलग अलग क्षेत्रों में मेडिकल के लिए काम कर रहे हैं कोविड के दौरान, उनको मेडिकल क्षेत्र में लाया जाए, जो सूझबूझ रखते हैं, जिन्होंने फर्स्ट एड के कोर्स किए हैं। तो ये एक तरीके से ये है कि अगर डॉक्टरों की कमी है तो उसको कैसे पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया हिमांशु मिश्रा, ये पूरी जानकारी देने के लिए। जाहिर है एक कदम आगे चलना पड़ेगा अगर तैयारियों के लिए बात है, बेड्स की व्यवस्था या ऑक्सीजन की व्यवस्था। अभी इस चीज को समझा जा रहा है कि कहीं मेडिकल स्टाफ की कमी न पड़ जाए और इसीलिए ये विचार एक कदम आगे रहने का प्रयास। लेकिन हम आपको सीधे पश्चिम बंगाल लिया चलते हैं, जहां से खबर यह आ रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में घुसने का प्रयास किया है। दोनों ओर से लगातार चुनावी प्रक्रिया के दौरान एक दूसरे पर आरोप लगते रहे कि तोड़फोड़ की जाती है, दूसरी तरफ से हिंसा की जाती है। लेकिन यहां पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी दफ्तर में घुसने का प्रयास तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। ये बताया जा रहा है तृणमूल एक दबदबे वाली जीत की ओर आगे बढ़ रही है। 205 सीटों पर रुझान उनके पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी 84 पर सिर्फ रुझान में आगे है और इस तरह की तस्वीरें जिसकी आशंका थी, लेकिन ये इस समय टीवी स्क्रीन पर सीधे पश्चिम बंगाल से आपको दिखा रहे हैं। राजनीतिक विचारधाराओं का अगर टकराव इस रूप में सामने आएगा शाकिर अली साहब, तो वो पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र के लिए कतई ठीक नहीं है।
अभी तो आपने जीत हासिल की है, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए विपक्ष को साथ में लेकर चलने के लिए, और आप अभी से बीजेपी के दफ्तर में जबरदस्ती टीएमसी के नेताओं का घुसना, आखिर ये क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? देखिए चित्रा जी, आप जो कलकत्ता का जो अभी माहौल है, जो हमारे पास जो खबर है, देखिए पुलिस वहां पर है, लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस संभालेगी, किसी तरह का कोई भी घटना नहीं घटेगी। मैं आपके टीवी पर बोल रहा हूं, आप निश्चिंत रहिए। कुछ जनता उत्साह हो गए हैं, उसको उनको कंट्रोल किया जा रहा है। सर बीजेपी के दफ्तर में क्यों जाना चाह रहे हैं आप लोग, यही बता दीजिए। सुनिए, ये सुनिए, इसके पहले ममता बनर्जी के घर तक भारतीय जनता पार्टी रैली लेके आई। ममता बनर्जी के घर में दरिया का एक छोटा सा नाला है, उसके द्वारा पार करके उनके घर में घुसने की कोशिश की गई। तो चुनाव के टाइम, चुनाव से पहले, और अब तो सत्ता आपकी आ रही है, ये बदले वाली राजनीति थोड़ी होगी। सत्ता तो पहले भी थी, सत्ता तो हमारे पास पहले भी थी। और आप चुनाव प्रचार के दौरान की बात कर रहे हैं ना, अगर सत्ता शासन सब आपका है उस समय तो आप कह सकते हैं कि भाई चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग तो भाई केंद्र, लेकिन आज की तारीख में ये क्या तस्वीरें हैं? सुनिए, ये हम लोग लॉ एंड ऑर्डर, हम लोग सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग कंट्रोल करेंगे, लेकिन आप याद रखिए कि लॉ एंड ऑर्डर अभी भी इलेक्शन कमीशन के अंडर में है, ममता बनर्जी के अंदर में पुलिस नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता किसके अंडर में है? कार्यकर्ता हम लोग के अंडर में है, लेकिन पुलिस जब वहां पर है तो पुलिस तमाशाई क्यों बनी है? पुलिस समझा बुझा के उनको हटाने की कोशिश करे, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन कहाँ है? इलेक्शन कमीशन, आज जो इलेक्शन कमीशन को कम से कम पुलिस को जिस तरह से एसपी को हटाना, सर आप लोग, आपके बड़े नेता एक लाइन का मैसेज जारी कर देंगे तो शायद इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखेंगी, लेकिन ये स्थिति सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तो कोरोना का ये संक्रमण काल चल रहा है, आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझाएंगे, वो खुद संक्रमित होंगे, दूसरों को भी संक्रमित करेंगे, अपने परिवार वालों को भी। आप उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों करना चाह रहे हैं? पौलमी साहब इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। पौलमी, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जो आपने भेजी है, जबरदस्ती घुसने की कोशिश बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की ओर से की गई है टीएमसी के, अभी स्थिति क्या बनी हुई है वहां पर? ये चित्रा, ये हमारे सामने अभी भी ये प्रदर्शन जो है टीएमसी कार्यकर्ताओं का वो जारी है। टीएमसी कार्यकर्ता ज्यादा नजदीक नहीं पहुंच पाए, कुछ मीटर दूर उनको रोक दिया गया क्योंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी, बहुत जल्दी से कुछ ही सेकंड में बैरिकेडिंग लगा दी। तो वो जिस तरह से जाना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, वो बढ़ नहीं पाए। पर जो उनको जाने के लिए कहा जा रहा है वो जा नहीं रहे, वो वही इकट्ठा है सारे कार्यकर्ता। पहले एक गाड़ी आई हुई थी, हमने सोचा शायद एक गुजरती हुई गाड़ी होगी प्रदर्शनकारियों की, पर अब जो दिख रहा है, जो टीएमसी के कार्यकर्ता है, ये आए जा रहे हैं, लगातार आए जा रहे हैं। मेरे सामने भी इस वक्त बाइक पे लोग प्रोसेशन निकाल रहे हैं, गाड़ियों में मौजूद है, कुछ गुजर रहे हैं यहाँ से, कुछ यहीं पर खड़े हैं। और ये प्रदर्शन जो है टीएमसी कार्यकर्ताओं का इस कोरोना काल में इस वक्त भी जारी है। ये कोलकाता की तस्वीरें हैं पौलमी, बाकी इलाकों का क्या हाल है? क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल का एक इतिहास रहा है इस तरह से राजनीतिक टकराव का, तो ये बहुत चिंताजनक तस्वीरें हैं इस समय में। जी बिल्कुल चिंताजनक है, क्योंकि एक पैंडेमिक का जो है सिचुएशन है इस वक्त यहाँ पर लोगों का इस तरह से विक्ट्री प्रोसेशन निकालना, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कहा है सारे राज्यों के जहाँ पर चुनाव के नतीजे आ रहे हैं कि आपको एक्शन लेना होगा, आपको इस तरह के प्रदर्शनों को, इस तरह की गैदरिंग्स को रोकना होगा। पर जो हम सामने मेरी तस्वीरें हैं इस वक्त श्वेता और चित्रा, वो तस्वीरें ये नहीं बयान करती कि कोई इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। ये पूरे मॉल में घूम रहे हैं पूरे शहर में, और प्रदर्शन जो विक्ट्री प्रोसेशन है, जो रैली है जिस पर पाबंदी लगाई गई थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो विक्ट्री प्रोसेशन निकाला जा रहा है इस वक्त। बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत चिंताजनक हैं, और अब जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस की बढ़ जाती है, क्योंकि आप प्रचंड तरीके से अगर सत्ता में आ रहे हैं तो उतना ही बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए। एक तो कोरोना का ये संक्रमण काल जो अपने आप में हर किसी को निगल जाने के लिए व्याकुल है, ऐसी स्थिति में अगर आप खुद अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो इससे ज्यादा चिंता की बात कुछ हो नहीं सकती है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता अति उत्साह में आ गए हैं और बीजेपी के दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से शहनवाज हुसैन जी, इन तस्वीरों पर आपकी एक टिप्पणी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिजल्ट में अगर आप जीतते हैं तो फलदार दरख्त की तरह झुकना चाहिए। अगर आपकी सीटें ज़्यादा हुई हैं, हम भी बहुत जगह जीते हैं, हम लोग कभी किसी के दफ्तर में नहीं घुसे,
लेकिन टीएमसी को सावधान करता हूं, बीजेपी 3 एमएलए की पार्टी नहीं है। अभी भी हम 84 एमएलए की पार्टी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। इस तरह से हमारी दफ्तर में घुस जाना, ये अगर इस घमंड में टीएमसी आ गई है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की हरकत उसको रोकना चाहिए। इसी के खिलाफ तो हम 84 सीट पर अभी आ गए। हम 3 सीट वाली पार्टी थी। अगर टीएमसी ये मान ले कि अगर आप जीत रहे हैं, अभी तो जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा मैं कोई विपक्ष के नेताओं की तरह उनको बधाई नहीं देने वाला हूं, लेकिन ममता जी अभी अगर आज तक देख रही होंगी तो उनसे अनुरोध है कि आप अपने वर्कर को संभालिए। लोकतंत्र में कोई जीतता है, कोई हारता है। बड़े से बड़े दिग्गज जीते हैं, बड़े से बड़े दिग्गज हारे हैं। सही है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए ममता बनर्जी, उनकी पार्टी की अब ये जिम्मेदारी है कि इस जीत को लेकर अति उत्साह में आने की बजाय अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं कि मौजूदा वक्त जश्न मनाने का नहीं बल्कि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के मद्देनजर खुद को बचाने का है, उनके कार्यकर्ताओं को भी बचाने का है। इस वजह से टकराव की ये तस्वीरें बहुत ज्यादा चिंता पैदा करती है।